क्या पाकिस्तान के टेररिस्ट अपने मुल्क में ही सेफ नहीं? जहां जहीर मिस्त्री, जिसे लोग जाहिद अखुन भी कहते थे, हर जगह एक ही सिग्नेचर, बाइक, दो लोग, ओपन फायर और अटैकर्स हवा में गायब। ये रैंडम किलिंग्स नहीं थी, ये थी एक सर्जिकल स्ट्राइक फ्रॉम विद इन। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. क्या इंडिया अगला मोसाद बन रहा है? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन उस दिन इस शहर में सिर्फ डर था। सड़कें भरी हुई थी, गलियों में शोर था और आम लोगों के दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगला निशाना कौन होगा? सितंबर 2023 गुलिस्तान जोहर की शाम, मस्जिद के अंदर नमाज खत्म हुई और बाहर निकला एक आदमी, मौलाना जियाउर रहमान। नाम से ही आम इंसान, लेकिन असल में लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकवादी। वो बस 2 ही कदम चला था कि एक बाइक तेज ब्रेक लगाकर उसके सामने रुकी। बाइक पर 2 आदमी बैठे थे, उन्होंने बिना कुछ कहे गोली चलानी शुरू कर दी और कुछ ही पल में वो आतंकवादी जमीन पर गिर गया। और अटैकर्स वो तो जिस तरह आए उसी तरह भीड़ में गायब हो गए और किसी को पता तक नहीं चला कि आखिर वो थे कौन। पुलिस ने इस एनकाउंटर को गैंग राइवलरी का नाम देकर बात दबाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया चुप नहीं बैठी। तुरंत सवाल उठने लगे, एक लाइन आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई कि क्या पाकिस्तान के टेररिस्ट अपने मुल्क में ही सेफ नहीं है? बस इस एक सवाल ने कराची से लाहौर तक, रावलपिंडी से सिंध के बदीन तक और पंजाब के झेलम से लेकर पीओके के रावलकोट तक एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक टेरर ऑपरेटिव धीरे धीरे मारे जाने लगे और हर जगह एक ही सिग्नेचर, बाइक, 2 लोग, ओपन फायर और अटैकर्स हवा में गायब। ये रैंडम किलिंग्स नहीं थी, ये थी एक सर्जिकल स्ट्राइक फ्रॉम विद इन। एक इनविजिबल हाथ जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके पाले पोसे हुए मिलिटेंट्स को एक एक करके सिस्टमेटिकली इरेज कर रहा था। हर गोली में एक ही संदेश था कि अब तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? इन किलिंग्स में एक पैटर्न था, जैसे सब इंटरकनेक्टेड हो, जैसे कोई मास्टरमाइंड अपना मास्टरपीस स्टेज पर एग्जीक्यूट कर रहा हो। असल में इस सिलसिला 2022 से ही शुरू हो चुका था। जनवरी का महीना, जब पहला निशाना बना सलीम रहमानी, एक ऐसा नाम जो इंडिया में काफी समय से वांटेड था और कई टेरर ग्रुप से जुड़ा भी हुआ माना जाता था। वो काफी समय से पाकिस्तान में छुपकर बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन एक दिन कुछ लोग बाइक पर आए और कुछ ही सेकंड में उसे गोलियों से छलनी कर गए और यहीं से शुरू हुआ सारा गेम। कुछ महीने बाद मार्च में कराची के अख्तर कॉलोनी का केस सामने आया, जहां जहीर मिस्त्री, जिसे लोग जाहिद अखुन भी कहते थे, अपने घर के बाहर खड़ा था जब अचानक 2 बाइक सवार आए और सीधे उस पर गोली चलाने लगे, जिसके बाद अपनी आखिरी सांस से गिनते हुए मिस्त्री जमीन पर गिर गया। ये वही मिस्त्री था जो हरकत मुजाहिदीन का हिस्सा था और साल 1999 के इंडियन एयरलाइंस IC 814 हाईजैकिंग में शामिल था। वही हाईजैकिंग जिसमें रुपीन कतियाल की हत्या हुई थी, जिसका अंजाम कंधार में मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की रिहाई से हुआ। दोनों किलिंग्स अलग अलग दिख रही थी, लेकिन एक ही धागे से जुड़ी हुई थी। विक्टिम्स का इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज में शामिल होना, अटैकर्स का बाइक पर आना, सीधे फायर करना और फिर हवा में गायब हो जाना। फिर साल 2023 आते आते ये पैटर्न और भी साफ दिखने लगा। फरवरी का महीना, रावलपिंडी की एक व्यस्त गली और वहीं खड़ा था बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का फाउंडर और सैयद सलाउद्दीन का सबसे करीबी आदमी। अचानक 2 बाइक सवार रुकते हैं, पॉइंट ब्लैंक शॉट्स और पीर वहीं गिर जाता है और अटैकर्स वो तो हर बार की तरह इस बार भी पल भर में वहां से गायब हो जाते हैं। ये वही आदमी था जो मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग देता और कुपवाड़ा के रास्ते उन्हें इंडिया भेजता था। कुछ दिन गुजरे ही थे कि कराची से एक और खबर आई। इस बार टारगेट था सैयद खालिद रजा अल बदर, मुजाहिदीन का कमांडर जो घर के बाहर कार पार्क कर रहा था। फिर वही सीन दोबारा हुआ, बाइक रुकी, गोली चली और रजा खामोश हो गया। इंडिया ने उसे अक्टूबर 2022 में ही डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मार्च में कराची में एक और धमाका हुआ। IC 814 हाईजैकिंग से जुड़ा एक और नाम पॉइंट ब्लैंक रेंज पर खत्म कर दिया गया। तीसरा केस था जब उस हाईजैकिंग से कनेक्टेड नजर आया, हर जगह एक ही सिग्नेचर, बाइक, मास्क, सीधा अटैक और फिर अटैकर्स हवा में घुल जाते। तभी समझ आता है ये रैंडम मर्डर्स नहीं बल्कि एक मास्टर प्लान था जो धीरे धीरे एग्जीक्यूट किया जा रहा था। इसके बाद 2 महीने तक शांति बनी रही, लेकिन फिर 6 मई 2023 को यह सिलसिला लाहौर तक फैल गया। सुबह सुबह जौहर टाउन के पार्क में एक आदमी अपनी मॉर्निंग वॉक पर था, नाम परमजीत सिंह पंजार। वो खालिस्तानी कमांडो फोर्स का चीफ और इंडिया के लिए एक पुराना जख्म। इस बार भी वही हुआ, 2 बाइक सवार हवा की तरह घुसे, गोलियों की आवाज गूंजी और पंजार जमीन पर गिर गया। पर इस दफा सिर्फ एक इंसान खत्म नहीं हुआ था, एक दौर के सिग्नल बदल गए थे। साल 1988 में मेजर जनरल BN कुमार की किलिंग, 1989 का थापर मैसेकर और एक SSP के बेटे की किडनैपिंग
ये सब पंजार के ही कारनामे थे। इसके बाद अगस्त के सिंध के काजी अहमद एरिया में गोली लगी सरदार हुसैन अरैन को। जमात उद दावा और लश्कर तैयबा का आदमी और हाफिज सईद का ट्रस्टेड एसोसिएट। वो अपना मदरसा नेटवर्क चलाता था जहां से फंड और रिक्रूट्स इंडिया के खिलाफ भेजे जाते थे। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसका ब्लेम सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी पर डाल दिया। फिर आया सितंबर का महीना और इस महीने का पहला निशाना बना सोराब गाद का मुफ्ती कैसर फारूकी। शाम के वक्त जहां सब कुछ आम लग रहा था, वहां बस एक पल में गोली चली और फारूकी खत्म। इस मामले कुछ दिन बाद खबर आई रावलकोट की अल कुदूस मस्जिद से। नमाज चल रही थी, लोग सर झुका रहे थे और बीच में ही गोली की आवाज गूंज उठी। गिर पड़ा रियाज अहमद, जिसे वहां के लोग अब्बू कासिम कश्मीरी भी कहते थे। ये वही आदमी था जिसने राजौरी के ढांगरी अटैक की साजिश रची थी। इसी महीने कराची गुलिस्तान जौर में मौलाना जियाउर रहमान, लश्कर तैयबा का लीडर और मुंबई के 26 घर अटैक्स का एक बड़ा लिंक उसे भी बाइक सवार किलर्स ने उड़ा दिया। इसके बाद आईएसआई की मीटिंग पर मीटिंग चली पर नतीजा कुछ नहीं निकला। और फिर आया अक्टूबर। यह महीना तो और भी तेज था। सियालकोट की नूर मदीना मस्जिद में शाहिद लतीफ पठानकोट एयर बेस अटैक का मास्टरमाइंड फजर की नमाज के तुरंत बाद गोली से खत्म कर दिया गया। साल 2024 में सिलसिला थोड़ा धीमा जरूर पड़ा, लेकिन अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अप्रैल की एक शाम, जगह लाहौर, वहां था आमिर सरफराज तांबा, लश्कर तैयबा और आईएसआई का आदमी। वही तांबा जिसने सन 2013 में इंडियन प्रिजनर सरबजीत सिंह का जेल के अंदर कत्ल कर दिया था। उस दिन अचानक कुछ लोग उसके घर में घुसे, न वार्निंग न धमकी, सीधे गोलियां चल गई छाती पे, पैरों पे और कुछ ही सेकंड में तांबा जमीन पर गिर गया। जिसके बाद पाकिस्तान ने तुरंत अफवाह फैला दी तांबा जिंदा है, यह सिर्फ एक चाल थी। लेकिन असली कहानी सब समझ गए थे कि यह सिर्फ एक और किलिंग नहीं बल्कि एक सिग्नल था कि अब सब खत्म। अब गोलियां टेरर ऑपरेटिव्स के साथ साथ आईएसआई के अपने आदमियों को भी छू रही थी। ये एक इनविजिबल नेटवर्क का खेल था, एक साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक फ्रॉम विद इन। अब पाकिस्तान के खुद के पाले पोसे मिलिटेंट्स और हैंडलर्स एक एक करके अपने किए कर्म का अंजाम भुगत रहे थे और अटैकर्स, उनके चेहरे तो अब भी अंधेरे के पर्दे के पीछे ही। और फिर आया 2025, एक ऐसा साल जब पहलगाम अटैक के बाद सब कुछ बदल गया। मार्च का महीना था, जगह थी बलोचिस्तान। वहां जमीयत उलेमाए इस्लाम का मेंबर मुफ्ती शाह मीर, एक ऐसा इंसान जो आईएसआई के साथ आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और कुलभूषण जाधव की किडनैपिंग जैसे कामों में इन्वॉल्व था, अपनी ही जिंदगी का शिकार बन गया। बाइक सवार लोग आए और कुछ ही सेकंड में उसकी कहानी खत्म कर गए। इसी महीने पंजाब के झेलम में लश्कर तैयबा का रीजनल कमांडर और हाफिज सईद का भतीजा फैसल नदीम उर्फ अबू कातल अपनी कॉन्वॉय के साथ ट्रेवल कर रहा था जब अचानक अटैकर्स ने 15 से 20 राउंड फायर किए और अबू कातल ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। यह वही अबू कातल था जो 2023 के ढांगरी मैसेकर, 2024 का रियासी बस अटैक और पहलगाम अटैक की प्लानिंग में डायरेक्टली शामिल था। फिर आया मई का महीना, जगह थी सिंध का बदीन डिस्ट्रिक्ट, जहां रजाउल्लाह निजमानी खालिद, जिसे लोग अबू सैफुल्लाह खालिद कहते थे, लश्कर तैयबा का नेपाल मॉड्यूल हेड था। अपने घर से निकलते ही बाइक सवारों का शिकार बन गया। यह वही खालिद था जो 2006 के आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर अटैक, 2005 के आईआईएस बेंगलोर अटैक और 2008 के सीआरपीएफ रामपुर कैंप अटैक का मास्टरमाइंड था। एक के बाद एक ऐसे हमले जो भारत के दिल को हिला गए थे। इस किलिंग के बाद सिंध सीटीडी ने कुछ सस्पेक्ट्स पकड़े। उनके बैंक रिकॉर्ड्स और कन्फेशन से एक नाम सामने आया, रॉ हैंडलर संजय संजीव कुमार। इसके बाद जून में बहावलपुर में अब्दुल अजीज इसर, जैश ए मोहम्मद का सीनियर कमांडर और मसूद अजहर का रिश्तेदार, अजीब हालत में मौत का शिकार बना। फिर जुलाई में डी रीजन में हिबतुल्लाह अखुनजादा, जो लश्कर का और हाफिज सईद का क्लोज एसोसिएट था, अनजान लोगों के हाथों मारा गया। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई टेररिस्ट खत्म किए गए, लेकिन हर किलिंग का एक ही पैटर्न सामने आया, 2 अनजान लोग, मोटरसाइकिल और बिल्कुल प्रिसाइज अटैक। और टारगेट हमेशा वही लोग रहे जो इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में शामिल थे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि इसके पीछे इंडिया की स्पाई एजेंसी RNAW यानी रॉ है। कराची से लाहौर तक आवाज उठती है कि अनजान किलर्स असल में इंडियन एजेंट्स हैं जो यूएई बेस्ड स्लीपर सेल से ऑपरेट करते हैं। इनके अलावा इनका यह भी मानना है कि लोकल क्रिमिनल्स को करोड़ों रुपए में हायर किया जाता है और जिहादिस्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन एनकाउंटर्स को सेक्रेट किलिंग्स का लेबल दिया जाता है। और तो और सिंध सीटीडी की AIG आजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और पाकिस्तान इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर जरूर उठाएगा। फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद सारिस सज्जाद काजी ने भी जनवरी 2024 में डिटेल डॉसियर दिखाया जिसमें 12 केस के बैंक रिकॉर्ड, CCTV फुटेजेस और सीधे कन्फेशन रॉ की तरफ इशारा कर रहे थे। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट और अल जजीरा जैसे ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स भी कह रहे हैं
कि 2021 से ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं जिसमें अब तक 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल किलिंग्स हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब बातें सच है? इंडिया हर बार इनकार करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है कि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि असल में पाकिस्तान अपने ही टेरर कल्चर की वजह से बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब हम इन इवेंट्स और पैटर्न्स को देखते हैं तो एक सवाल उभरता है, क्या इंडिया वाकई चुप बैठा है? जरा पुलवामा अटैक को याद कीजिए। फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद ने हमला करके 40 सीआरपीएफ जवान शहीद कर दिए। उसके बाद इंडिया ने जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक की। अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए, जिसके तुरंत बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए और 140 से ज्यादा टेररिस्ट खत्म कर दिए गए। इन दोनों इंसिडेंट्स को मिलाकर देखा जाए तो लगता ही है कि ये किलिंग्स पाकिस्तान में हो रही एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जैसे इंडिया के ओवर्ट और कोवर्ट दोनों ऑपरेशंस पैरेलल चल रहे हो। और सबूत चाहिए तो क्रोनोलॉजी देखिए। इंडिया पर हुआ पहला बड़ा अटैक हाईजैक से शुरू हुआ। 1984 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 421 हाईजैक चंडीगढ़ से श्रीनगर। 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्का बॉम्बिंग, 339 लोग मारे गए। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 12 बॉम्ब, 250 से ज्यादा लोग मारे गए। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का हाथ। 1999 आईसी 814 हाईजैक, हरकतुल मुजाहिदीन, 150 से ज्यादा हॉस्टेजेस, मसूद अजहर रिलीज। 2001 पार्लियामेंट अटैक, जैश और लश्कर के 9 लोग मारे गए। 2002 अक्षरधाम टेंपल गुजरात, 30 लोग मारे गए। 2005 आईआईएससी बेंगलोर, लश्कर ए तैयबा, प्रोफेसर मुनीश चंद्र पुरी को अब्बू सैफुल्लाह खालिद ने मारा। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, 209 लोग मारे गए। आरएसएस नागपुर अटैक, लश्कर ए तैयबा। 2008 मुंबई 26/11, 166 लोग मारे गए। हाफिज सईद का इन्वॉल्वमेंट पाया गया। जयपुर ब्लास्ट, 80 लोग मारे गए। रामपुर सीआरपीएफ अटैक, 7 लोग मारे गए। लिस्ट बहुत लंबी है। अटैक्स की लिस्ट के साथ साथ इल्जाम की लिस्ट भी काफी लंबी है। जैसे पाकिस्तान का कहना है कि इन किलिंग्स के पीछे सिर्फ इंडियन एजेंट्स नहीं बल्कि अफगान फाइटर्स भी हैं। वो कहते हैं कि तालिबान और टीटीपी जैसे ग्रुप्स जो आमतौर पर पाकिस्तान पर ही हमले करते हैं, उन्हें रॉ अपने काम के लिए यूज कर रहा है। आज भी अफगानिस्तान में लगभग 6000 से ज्यादा टीटीपी फाइटर्स एक्टिव है। अगस्त 2025 में झोब रीजन में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 33 टीटीपी फाइटर्स मार गिराए गए। पाकिस्तान का दावा है कि यह एक्शन इंडिया के कहने पर हुआ था और रिपोर्ट्स तो यह तक कहती है कि अफगान नेशनल्स को डायरेक्टली हायर किया गया, जैसे मिस्त्री केस में सबूत सामने आए। इसके अलावा फॉर्मर सीआईए ऑफिशियल सारा एडम्स कहती हैं कि इंडिया तालिबान के जरिए पाकिस्तान के मिलिटेंट्स को खत्म कर रहा है। एडम्स कहती हैं कि इंडिया तालिबान को फंड करता है, तालिबान की लीडरशिप की सिक्योरिटी को फंड करता है और मिलिटेंट्स को पाकिस्तान में टारगेट करने के लिए हायर करता है। उनके मुताबिक तालिबान के सिस्टम की वजह से ही किलिंग्स लाहौर और कराची जैसे शहरों में हो रही है। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मोसाद स्टाइल ऑपरेशंस का नैरेटिव हो सकता है। इसके अलावा लोगों के मन में एक और नया सवाल उभर रहा है, क्या इंडिया अगला मोसाद बन रहा है? मोसाद का मतलब है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जो टारगेटेड किलिंग्स और क्विक स्ट्राइक्स के लिए मशहूर है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बदीन और कनाडा के सर्वे में पैटर्न वही दिख रहा है। अननोन किलर्स, बाइक अटैक्स, इंस्टेंट हिट्स और कोई अरेस्ट नहीं। खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में किलिंग ने इस डिबेट को और तेज कर दिया। इंडिया इनकार कर रही है, लेकिन पैटर्न और रिपोर्ट्स कहते हैं कि रॉ के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सच क्या है? क्या इंडिया डिफेंसिव के साथ साथ हंटर नेशन बनने की तैयारी में है? अगर ये मोसाद स्टाइल टारगेटिंग सच है तो एथिक्स और इंटरनेशनल कानून का क्या होगा? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल के बीच ये ऑपरेशन सस्टेनेबल है? और अगर सच में ये नेटवर्क यूज हो रहा है तो इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन डिसाइड करेगा कि कौन सेफ है और कौन नहीं? कौन खींचेगा सही और गलत के बीच की लकीर? और अगर ये सब सच है तो क्या दुनिया बस खामोश रहने वाली है? और तो और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक ये गनमैन पकड़े क्यों नहीं गए? अपना जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसा कोई भी सजेशन जिससे अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकता हूं, देन प्लीज फील फ्री एंड राइट अ कमेंट ऑन दैट टू। टिल देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें और अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू।